तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो भी हम अनुबंध और ठहराव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक्ट के बारे में, इसमें अनुबंध के बारे में हमने डिस्कस किया। अनुबंध क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि एक वेद अनुबंध जो होता है, वेद यानी कि एक लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास में एक सेक्शन है, सेक्शन धारा 10। सेक्शन यानी कि धारा 10। धारा 10 में एक वेद अनुबंध की परिभाषा दे रखी है ना। तो उस वेद अनुबंध की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, उस चीज को सुनिएगा ध्यान से। इस अनुबंध की परिभाषा में लिखा हुआ है, कोई भी ठहराव, कोई भी ठहराव या समझौता, कोई भी ठहराव या समझौता अनुबंध होता है, अनुबंध कहलाता है, अनुबंध कहलाता है यदि यदि वह उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो, उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो जिनमें अनुबंध करने की योग्यता हो या क्षमता हो। योग्यता लिखे जाता बेटर होगा, योग्यता हो। तो देखिए अभी पूरी नहीं हुई डेफिनेशन, थोड़ी और है। तो कोई भी ठहराव या समझौता अनुबंध कहलाता है यदि वह उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो जिनमें अनुबंध करने की योग्यता हो तथा वैधानिक प्रतिफल व वैधानिक उद्देश्य हेतु किया गया हो, वह समझौता व यह ठहराव विधि द्वारा व्यर्थ घोषित न किया गया हो, व्यर्थ घोषित न किया गया हो। तो देखिए ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारा जो पूरा टॉपिक होगा, जिसके बेस पे होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, कि एक वेद अनुबंध जो होता है उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, जिससे हम यहाँ पर इसके कुछ तत्वों के ऊपर वर्णन करेंगे कि इसके तत्व क्या क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यदि कोई भी ठहराव, तो पहला पॉइंट आया यहाँ पर ठहराव, कोई भी ठहराव, तो एक तो अनुबंध इसका तत्व हो गया ठहराव। दूसरा समझौता अनुबंध कहलाता है यदि वह उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, दूसरा पॉइंट आया है स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सहमति से किया गया हो जिनमें अनुबंध करने की योग्यता हो। यानी तीसरा पॉइंट उनकी क्षमता के बारे में पूछा है, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए। तथा वैधानिक प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य हेतु, तो चौथा पॉइंट आ गया वैधानिक प्रतिफल, वैधानिक प्रतिफल। पांचवा पॉइंट आ गया वैधानिक उद्देश्य, ठीक है। छठा पॉइंट से किया गया हो यह ठहराव विधि द्वारा व्यर्थ घोषित ना किया गया हो, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। अब देखिए, तो अगर अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में हम पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास अनुबंध की डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन से हमने क्या निकाला, इसके आवश्यक तत्वों के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए, तो कोई भी ठहराव समझौता अनुबंध होता है यदि वह उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया गया। तो देखिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर इस चीज को अगर ध्यान से नोटिस करें ना, तो ये जो परिभाषा है अभी तक अपूर्ण है। यानी इसमें कुछ पॉइंट ऐसे जो इन्होंने नहीं डाले, जो अनुबंध में होने आवश्यक होते हैं, तो उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स। अदर्स अब देखिए अदर्स में क्या होगा,
क्या ठहराव में यहाँ पर कहीं पर भी व्यक्तियों की बात की गई, नहीं की गई है, तो कम से कम दो पक्षकार तो होने ही चाहिए अनुबंध के अंदर। तो एक तो एडिशनल पॉइंट हो गया, दो पक्षकार होने चाहिए, दो पक्षकार। ठीक है, एक इसमें पॉइंट ये नहीं लिखा, अर्थ की निश्चितता होनी चाहिए। अर्थ की निश्चितता का मतलब क्या है कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस बात पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अर्थ की, उस मीनिंग की निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन एग्जाम और लेंगे, अर्थ की निश्चितता। ठीक है, एक पॉइंट आता है इसमें, निष्पादन की संभावना, निष्पादन की संभावना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, दो पक्षकार होंगे, अर्थ की निश्चितता होनी चाहिए, निष्पादन की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, और एक वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने की भावना। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। ये होते हैं अनुबंध के आवश्यक तत्व। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है बीकॉम के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट में भी कई बार पूछा जाता है, और सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में भी कई बार आता है कि इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये इसके आवश्यक तत्व होते हैं। अब इस पे एक एक करके अपन वापस डील करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठहराव। ठहराव का मतलब क्या होगा, अपन पढ़ चुके हैं। ठहराव यानी कोई भी वचन या वचनों का समूह जो कोई प्रतिफल उत्पन्न करता हो, जो किसी प्रतिफल का सर्जन करता हो, यानी कि ठहराव का मतलब क्या होगा, वचन या वचनों का समूह। अब हमने इसके लिए वचन पढ़ा था। वचन का मतलब कोई भी प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं ठहराव का मतलब होगा कोई भी प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया गया हो, कोई भी प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे, जिसमें एक प्रतिफल का सर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो ठहराव तो अपन पढ़ चुके हैं। अब आती है बात स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति क्या होता है? स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ए और बी, ए और बी, ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एकदम फ्री माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करें। ए का ना तो बी के ऊपर कुछ प्रभाव होना चाहिए ऐसा कि बी मजबूर हो जाए वो अनुबंध करने के लिए, या बी का ए के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए कि वो ए को मजबूर कर दे कि तू मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर ही कर। मेरा यानी कि एकदम फ्री माइंड से, किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, बिना किसी दबाव के कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, उसे हम कहेंगे स्वतंत्र सहमति। अब यहाँ पर स्वतंत्र सहमति कब नहीं मानी जाती उसके ऊपर देखिए, लॉ में लिखा हुआ है यदि स्वतंत्र सहमति में उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन, इनका इस्तेमाल करके अगर सहमति ली गई है तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये स्वतंत्र सहमति नहीं है। उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन ये सब हम आगे वापस पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सेपरेटली वापस चैप्टर बनाए हुए हैं। एक एक चैप्टर है इन सब के ऊपर। स्वतंत्र सहमति के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, क्षमता के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, प्रतिफल के ऊपर है, उद्देश्य, इन सब के ऊपर एक सेपरेटली चैप्टर हमारे पास में दे रखे हैं। ठीक है, अभी अपन ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या इसके आवश्यक तत्व होने चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीटली अगर देखा जाए ना तो यही है। अब इसी को अपन इन डेप्थ जाके और सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र सहमति कब होगी, जब आपका किसी और पक्षकार के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं हो कि अगर वो ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके साथ में एग्री हो जाए। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर ए ने बी को बोला ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बी के पास पूरा अधिकार होना चाहिए हाँ या ना कहने का। अगर वो किसी दबाव में आके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह देता तो ऐसा कहा जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र सहमति नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ए ने बी को बोला तू अपनी बिल्डिंग मुझे बेच दे, अगर तू बिल्डिंग नहीं बेचेगा तो मैं तेरे ऑफिस को उड़ा दूंगा बम से। ठीक है, तो अब देखिए बी क्या हुआ, बी डर गया। बी को लगा कि अगर मैंने अपनी बिल्डिंग इसको नहीं दी तो मेरा क्या करेगा, ऑफिस उड़ा देगा। तो यहाँ पर बी को ना चाहते हुए भी इसको अपना बिल्डिंग बेचनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो डर गया, है ना। तो ऐसा कहा जाएगा सहमति तो है, लेकिन कैसी सहमति है, स्वतंत्र सहमति बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए। ठहराव होना चाहिए यानी कोई प्रस्ताव होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, उसमें उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन इनका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता। ठीक है, क्षमता के ऊपर ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ले रहा हूं, थर्ड क्षमता। अनुबंध अधिनियम के आधार पर उन्होंने बोला कि
जब भी दो पक्षकारों के बीच में अगर अनुबंध किया जाए तो उन दोनों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि योग्यता होनी चाहिए। अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार किस व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होगी, ध्यान से सुनेगा। कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वो योग्य कहलाता है, अनुबंध कर सकता है। ठीक है, वयस्क का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी अधिनियम के अनुसार हो 18 वर्ष, और कहीं पर इससे अलग भी आयु दे रखी है, बट नॉर्मली क्या होता है 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, से अधिक है तो क्या कहलाएगा, वो वयस्क है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का यानी कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी बेवकूफ नहीं हो, पैदाइशी बेवकूफ ना हो। ठीक है, पैदाइशी बेवकूफ, थोड़ी स्पेलिंग ऐसी है, बेवकूफ ना हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, पागल व्यक्ति को भी हमेशा स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं माना जाता। एक आता है यहाँ पर शराबी। यदि कोई ड्रिंक करके शराब पी के अगर कॉन्टेक्ट करता है या अनुबंध करता है तो इस दशा में भी ये माना जाएगा कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का उस समय नहीं था जिस समय उसने ड्रिंक कर रखी थी या फिर शराब पी रखी थी। ठीक है, तो वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। देखिए इन सब पे वापस और इन डेप्थ जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, इनके ऊपर आपके पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब एक एक करके अपन वापस इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट एक बार ओवरव्यू आप ले लें इसका तो ज्यादा बेटर है। तो स्वस्थ मस्तिष्क का हो गया, वयस्क हो गया, और तीसरा जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो, कानून द्वारा विधि द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो, ये सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, सक्षम कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कानून द्वारा किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता या इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई किसी भी देश का नागरिक, अगर भारत की बात की जाए तो भारत देश का नागरिक अपने शत्रु देश के किसी व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो उसे अयोग्य कह दिया हमने। जैसे कई बार पाकिस्तान के साथ झगड़े होते रहते तो पाकिस्तान पे बैन लगा दिया कि भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसके लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर शत्रु देश के नागरिक अगर कोई है, शत्रु देश का नागरिक, तो क्या कहलाएगा, असक्षम कहलाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं, वापस देखिए। वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, सक्षम। तो 3 तत्व हमने पढ़ लिए, ठहराव पढ़ लिया, स्वतंत्र सहमति पढ़ लिया, क्षमता पढ़ लिया। आप इनको साथ साथ में नोट भी करते रहे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधानिक प्रतिफल। तो देखिए प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल का मतलब क्या है कि एक लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर मैं किसी से 5 लाख की चीज परचेज कर रहा हूं तो उसके बदले में मैं उसको 5 लाख ही दूं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। हम और इसमें पढ़ेंगे वैधानिक प्रतिफल क्या होता है नेक्स्ट क्लासेस में। वैधानिक उद्देश्य वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ए बी को कहता है, ए बी के पास गया और बोला कि सी जो है वो मेरा दुश्मन है, तो एक काम कर सी को मार दे, इसके बदले में तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य भी इलीगल है, अवैध है, और इसके साथ जो प्रतिफल होगा वो भी क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को मारने के कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सरकार मनाही करती है, ऐसे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। ठीक है, तो अनुबंध माना ही नहीं जाएगा। क्लियर। तो वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, उसका प्रतिफल भी क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यर्थ घोषित ना किया गया हो, जहां पर कोर्ट ने खुद ने बोल दिया कि ये सारे अनुबंध जो है ये अवैध कहलाएंगे। यानी अवैध अनुबंधों के लिए अगर आपने कोई अनुबंध कर लिया तो ये अनुबंध भी कौन से कहलाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अनुबंध के आवश्यक तत्व शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा यदि ये सारी पॉइंट इसमें नहीं होते हो। क्लियर। तो ये सिंपल पॉइंट है। अब इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, पक्षकार कितने होने चाहिए, कम से कम 2 पक्षकार तो होने ही चाहिए। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति खुद अपने साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अनुबंध करना है, तो कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ की निश्चितता।
अर्थ की निश्चितता का क्या मतलब होगा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका अर्थ जो है, यानी अगर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ए की सारी बातें बी के समक्ष एकदम क्लियर होनी चाहिए और बी की सारी बातें ए के समक्ष एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं बात कर रहा हूं अर्थ की निश्चितता के बारे में, ठीक है। अर्थ की निश्चितता, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में दे दूंगा। ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में दे दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ए के पास में 20 कारें पड़ी हैं, 20 कार। कितनी कार है? 20 कार। बी कुछ भी मतलब निकाल सकता है इसका कि वो 20 में से कौन सी कार है। अभी यहाँ पर ये क्लेरिफाई नहीं किया गया इसने, तो अर्थ निश्चित नहीं है कि 2 लाख में कार तो बिक रही है लेकिन कौन सी वाली, ठीक है। BMW देगा कि टाटा की देगा कि कौन सी कार देगा। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती हम कहेंगे कि अर्थ की निश्चितता यहाँ पर नहीं है, और जब तक अर्थ की निश्चितता नहीं हो जाती तब तक अनुबंध नहीं माना जाएगा। हमें मानेंगे कि इनके बीच में अनुबंध हुआ ही नहीं। क्लियर? तो जब इस तरीके के पॉइंट आए तो हमेशा ये याद रखें कि अर्थ की निश्चितता होनी चाहिए, जो भी अर्थ है उसको निश्चित होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निष्पादन की योग्यता। निष्पादन यानी कि वर्क को पूरा करने की संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये कंप्लीट भी हो पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। इसकी भी पूरी पूरी संभावना होनी चाहिए। ए ने बी को बोल दिया तो ये काम कर ले, मैं चांद तेरे नाम कर दूंगा। क्या बोला ए ने बी को बोला तो ये काम कर दे, कोई भी वर्क बता दिया उसने, ये काम कर दे, मैं चांद तेरे नाम कर दूंगा। तो पहली चीज तो बताइए, काम तो वो कर देगा, लेकिन क्या चांद किसी के नाम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं। तो क्या यहाँ पर निष्पादन करना संभव है? क्या वो उसको चांद ला के दे सकता है कि ये ले भाई तू ले ले? नहीं। तो यहाँ पर निष्पादन ही संभव नहीं होगा। तो इस दशा में भी कहा जाएगा कि आपके पास जो भी अनुबंध था वो अनुबंध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें ये वेद तत्व उसके नहीं थे, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट, वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने की भावना होनी चाहिए। इनके बीच में दायित्व उत्पन्न करने की भावना रियल में होनी भी चाहिए। अगर ए बी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है तो ए का कुछ ना कुछ दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, और वो खुद भी ये चाहे कि उसका दायित्व उत्पन्न हो। बी के पास गया, बी का भी कुछ दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए दायित्व उत्पन्न करने की, ठीक है। जहां दायित्व नहीं है वहां पर हमेशा अनुबंध होगा ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जहां अधिकार होगा वहां पर दायित्व साथ में फ्री में मिलेगा, एक तरफ अधिकार एक तरफ दायित्व, ठीक है। तो ये कुछ इसके इसेंशियल तत्व थे हमारे पास में, इसेंशियल्स थे कुछ किसके, एक वेद अनुबंध के, ठीक है। तो वेद अनुबंध में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब तो आपका अनुबंध वेद माना जाएगा, अन्यथा आपका अनुबंध वेद नहीं माना जाएगा। इसमें से कोई भी अगर चीज जिसमें गड़बड़ी आ जाए तो आपका अनुबंध वेद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में पर कवर करेंगे। डेली हम एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक कवर करते जाएंगे। अभी मैं एक एक टॉपिक ले रहा हूँ, फिर आगे की हमारी क्लासेस में हम दो दो या तीन तीन टॉपिक भी साथ में कवर करें, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स उनको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन 7 नंबर और 15 नंबर वाले जेएनयू में, कि वेद अनुबंध की आवश्यकता तो बताइए। सेक्शन याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, सी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, बाकी अदर जो सी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है, बीकॉम वालों के लिए ये याद करने की जरूरत हमें नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।